नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम अक्टूबर 2020 में जो कंडक्ट हुआ था। तो इस एग्जाम में जो सबसे कठिन टफ सवाल पूछे गए थे, तो ऐसे ही 82 सवाल ऑल शिफ्ट में जो सबसे कठिन सवाल पूछे गए थे, वो सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है किस टाइप से कठिन सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपके लाइफ टाइम पास है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लाइफ टाइम लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम्स के इसमें मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ईयरली पास भी अवेलेबल है। और इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, एनटीपीसी के हो गए, बैंकिंग के जो आपके हो गए, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ के हो गए, इसके अतिरिक्त जो आपकी यहाँ पर ग्रुप डी है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी हो गए, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सेम इंटरफेस और डैशबोर्ड मिलता है जो एग्जाम में मिलता है, सेम पैटर्न है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप चेक कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो भी टफ सवाल पूछे गए हैं सीएचएसएल 2020 में अक्टूबर जो एग्जाम हुआ था, तो जानते हैं। पहला सवाल देखिएगा, लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचा काली है, ये लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप में ये कोलकाली डांस भी प्रचलित है, लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया गया था परिचा काली है, ये लक्षद्वीप का है। बात करूं मैं पुदुचेरी के नृत्य की, तो यहाँ पर गराडी और पोडिका जही नृत्य है वो प्रचलित है। नेक्स्ट वन देखिएगा, टेराकोटा पर आधारित प्रसिद्ध विष्णुपुर के टेम्पल कहाँ पर है? तो विष्णुपुर का मंदिर है ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है विष्णुपुर का टेम्पल? पश्चिम बंगाल। ये जो विष्णुपुर शहर है, ये टेराकोटा के मंदिर, बालूचरी झाड़ियाँ व पीतल की सजावटी वस्तुओं के लिए मशहूर है। नेक्स्ट वन देखिएगा, भगवान विष्णु का पांचवा अवतार का नाम क्या है? तो भगवान विष्णु का जो पांचवा अवतार है, नाम है वामन अवतार। जिसे देखिए 10 अवतार है भगवान विष्णु के, जिसे दशावतार बोला जाता है। प्रथम अवतार पूछ रहे तो आप याद रखेंगे मत्स्य, फिर कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां है कल की, आपको 5वां पूछा था, वामन हो जाएगा। अगला सवाल, अल्फ्रेड वेनेजर द्वारा दिया गया शब्द पेंजिया, जो एक विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों ओर के महासागर को क्या कहा जाता है? तो पेंजिया के चारों ओर के महासागर को पैंथालासा बोला जाता है। ये शब्द पेंजिया दिया था, अल्फ्रेड वेजेनर ने दिया था, और इसके चारों ओर के महासागर को पैंथालासा बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2019 की थीम आपको पूछी है। अंतर्राष्ट्रीय जो नर्सेज दिवस 2019 की थीम क्या है? तो आपको अब याद क्या रखना है आने वाले एग्जाम के लिए, 2021 की क्या थीम है, 2020 की क्या थीम थी। 2019 की थीम थी नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल थी। और ये नर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। 2021 में इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम रही है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये 2021 की थीम है, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 2019 का पूछा था तो ये हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। और बात करूं 2020 की थीम की, तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है, ये 2020 की थीम हो जाएगी। और ये दिवस 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दोस्तों जो 12 मई का दिन है, ये दिवस है जो लेडी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, इसीलिए 12 मई को मनाया जाता है नर्सेज दिवस के रूप में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ नाम दिया है, 2020 के ईयर को। अगला सवाल, असम के निवासियों के द्वारा अपने पूर्वजों को स्मरण हेतु कौन सा उत्सव जनवरी के अंतिम दिवस पर मनाया जाता है? तो असम के निवासियों के द्वारा अपने पूर्वजों को याद करने हेतु जो उत्सव जनवरी के अंतिम दिवस पर मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो नाम है मेदम मैफी धार्मिक उत्सव। क्या है? मेदम मैफी धार्मिक उत्सव हो जाएगा, जो कि 31 जनवरी के दिन मनाया जाता है। आहोम जो समुदाय है वहाँ का, उनके लोगों का ये सबसे बड़ा त्यौहार हो जाएगा। गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल लाल मुकुट कछुआ की रक्षा के लिए वन्य जीव अभियान कौन सा है?
तो लाल मुकुट कछुआ की रक्षा के लिए जो वन्यजीव अभियान है, स्पेशली जो घड़ियाल के लिए, वो राष्ट्रीय चंबल अभियान हो जाएगा। ये अभियान कहाँ पर है? चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर 1978 में स्थापित किया गया था। रानी की वाव किस नदी के किनारे है? तो रानी की वाव जो स्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे है। रानी की वाव ये गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक बावड़ी है। और आपको रानी की वाव मिल जाएगी 100 रुपये के नोट पर, जो नया नोट है 100 रुपये वाला, उसके नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। और ये 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी इसे सम्मिलित किया गया था। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में कितने स्थान पर है? तो वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई है ये गोल्ड खरीदने में 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 6th स्थान पर आरबीआई हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में 625.2 टन गोल्ड है। और आप कहेंगे 6ठे स्थान पर भारत है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो भारत से ऊपर है चाइना प्रथम, फिर रशिया, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड है। बाकी गोल्ड रिजर्व वाले दुनिया के शीर्ष देशों में भारत है वो 10वें स्थान पर है गोल्ड रिजर्व के केस में। और आरबीआई गोल्ड खरीदने में है वो 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट में देखिएगा, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किस नृत्य को कहा जाता है? तो शोंडोल नृत्य है, ये लद्दाख का डांस है जिसे रॉयल डांस ऑफ लद्दाख बोला जाता है, शोंडोल डांस को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा कितने रुपए तक है? तो आप फोन पे, गूगल पे, इन सभी से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो वो अधिकतम लिमिट है 1 लाख रुपए की पर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो अधिकतम लिमिट है पर डे वो 1 लाख रुपये हो जाएगी। और यूपीआई है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अप्रैल 2016 को। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य जो पास है दर्रा है उसका नाम है पाल घाट दर्रा। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक दर्रा हो जाएगा जो इनके मध्य में स्थित है। और ये दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में? तो केरल राज्य में ये दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर प्रथम मानव विकास इंडेक्स कब प्रकाशित किया गया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था वो 1990 में हुआ था। और दोस्तों एचडीआई से सवाल पूछा जाता है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है एनटीपीसी में। और अभी एसएससी में भी एक सवाल ये पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक है ये किस आधार पर प्रकाशित किया जाता है, कैलकुलेशन है वो किस आधार पर की जाती है? तो प्रमुख आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 बेस हो जाएंगे जिसके आधार पर ये गणना की जाती है मानव विकास सूचकांक की। इंडिया की रैंक अभी 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग है वो 131वीं रैंक है भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आउट ऑफ 189 देशों में से। अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आर्टिकल 370 का प्रारूप है ये दोस्तों तैयार किया था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 का जो प्रारूप है ये ड्राफ्ट तैयार किया था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। आर्टिकल 370 की बात जिसमें जम्मू कश्मीर को पहले एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में ये आर्टिकल अभी हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर था इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। और अगला सवाल देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना है, वो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्राथमिक विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य है वो है तमिलनाडु। सेकंड ये शुरुआत हुई थी गुजरात में 1984 में। और पूरे देश में मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई है, सबसे पहले तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिएगा, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 प्राप्त करने वाले प्रथम आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार हैं। अगस्त 2019 में ये तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इसे दिया गया था, जो कि ये अवार्ड पाने वाली प्रथम आईपीएस ऑफिसर हो जाएगी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बाकी आपको पता होना चाहिए, तेंजिंग जो ये एडवेंचर स्पॉट है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड हो जाएगा भारत का। तेंजिंग नोर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पॉट अवार्ड है। तेंजिंग वैसे ये नोर्गे, इनका नाम है तेंजिंग नोर्गे, ये नेपाली भारतीय पर्वतारोही है, इनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है।
अगला सवाल देखिएगा, नीप टाइड क्या है। नीप टाइड का मतलब जो उच्च और निम्न ज्वार होते हैं इनके बीच का जो कम से कम अंतर है जिसे नीप ज्वार बोला जाता है। ज्वार यानी जो महासागर और सागर में पानी का जो सामान्य स्तर रहता है ना उससे ऊपर उठना ज्वार कहलाता है टाइड, और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और जो उच्च और निम्न ज्वार रहता है उनके बीच में जो कम से कम अंतर है जिसे नीप ज्वार बोला जाता है। और ये ज्वार का कारण क्या रहता है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है ज्वार भाटा का, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल है इसी के कारण ये ज्वार भाटा आता है समुद्र में। रेंट, वेज और इंटरेस्ट है ये अर्थशास्त्र की किस शाखा से संबंधित है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है जिसमें वेज, रेंट, सप्लाई कर्व इत्यादि के बारे में मेंशन किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला सवाल, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के हिट एंड रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा देगी है। तो हिट एंड रन केसेस में जो अभी संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जा रहा है वो यहाँ पर हो गया है 2 लाख या इससे ज़्यादा का मुआवजा देगी हिट एंड रन केस में सरकार। पीड़ित जो परिवार है इनको 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और इस केस में यदि मृत्यु की स्थिति हो जाती है तो ये 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, मतलब पहले जो 25,000 था अभी इसे 2 लाख कर दिया गया है। गंभीर चोट की स्थिति में ये 50,000 रुपये हो गए हैं 12,500 से। और ये संशोधन हुआ है 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन होकर ये हो गया है 2019 का मोटर वाहन अधिनियम। तो संशोधन किस में हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं अन्य केसेस की बात करूँ तो हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये, 3 माह का लाइसेंस भी यहाँ पर निलंबित हो जाएगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5,000 रुपये का जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जनवरी 2020 में हुए नासिम अल बहार युद्धाभ्यास में भारत के कितने जहाज भाग ले रहे हैं। तो नासिम अल बहार युद्धाभ्यास में भारत के जो टोटल जहाज भाग ले रहे हैं इसमें भारतीय नौसेना के जहाज व्यास और सुभद्रा इसमें भाग ले रहे हैं। तो कितने हो गए, 2 जहाज हैं जिनका नाम है व्यास और सुभद्रा है। ये नासिम अल बहार युद्धाभ्यास 2020 में जो हुआ था जनवरी में इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें ओमान की रॉयल नेवी के 2 जहाज हैं और भारत ओमान के द्विपक्षीय ये नौसेना अभ्यास है जिसमें ओमान के भी नेवी के 2 जहाज और भारत के भी 2 जहाज है। ये 12वां एडिशन है जो गोवा में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, शेला नृत्य हैं वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो शेला नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का एक कृषि जीवन से संबंधित डांस हो जाएगा जिसमें केवल पुरुष नर्तकी भाग लेते हैं। तो शेला नृत्य है छत्तीसगढ़ का। गोल्डन बटरफ्लाई नाम की दुर्लभ चाय की नीलामी में कितने रुपए पर केजी पर ये बेची गई थी। गोल्डन बटरफ्लाई नाम की एक दुर्लभ चाय है ये 75,000 रुपये किलो की कीमत में बेची गई थी। जो गुवाहाटी में ये गोल्डन बटरफ्लाई नाम की चाय है वो उत्पादित होती हैं। और इससे पहले सबसे महंगी चाय का रिकॉर्ड है 70,501 रुपये पर केजी, लेकिन ये 75,000 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग गुवाहाटी में गोल्डन बटरफ्लाई चाय की नीलामी की गई थी। अगला सवाल, ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस किस मंत्रालय की पहल है। तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पहल है। तो ये है क्या, ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस है। ये कोर्स जो देश में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे पीड़ित क्षेत्र है जो भी या फिर संभावित जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं उनकी समझ और जागरूकता विकसित करने से संबंधित ये कोर्स हैं। ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस कोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हो जाएगा, जिसमें 3,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्ज के बाद इसमें रुचि रखने वाले लोग इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। पाइनएप्पल किस प्रकार का पादप है। तो पाइनएप्पल एक जो खाद्य उष्ण कटिबंधीय पौधा हो जाएगा या फिर आप एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रख सकते हो जो आवर्तबीजी हैं। और इसमें भी ये एक बीज पत्री हैं, आवर्तबीजी यानी बीज फल के अंदर ढकी हुई अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर पूछा गया है पिकली हाल पुरातात्विक स्थल किस काल का है। तो ये दोस्तों जो पिकली हाल पुरातात्विक स्थल है ये नवपाषाण काल का है, न्यूलिथिक पीरियड की साइट है जो कर्नाटक राज्य का एक गांव है। ये पिकली हाल पुरातात्विक स्थल है कर्नाटक राज्य में, जिसे 1952 में एफ रेमोंड एल्चिन के द्वारा इस साइट की खुदाई की गई थी। किस राजवंश की राजधानी दक्षिण में नहीं है। तो ये 16 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन थे चोल, पल्लव, पाल, यादव। तो दक्षिण में किस राजवंश की राजधानी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपकी पाल वंश की राजधानी दक्षिण में नहीं है। तो पाल वंश की राजधानी है किस दिशा में। तो पाल वंश की राजधानी आपको पता है ये है पाटलिपुत्र, गौर और मुंगर, जो कि बिहार में ये कैपिटल पाल वंश की। तो बिहार किस साइड में, पूर्व में है। तो ये पूर्व में हो जाएगी, न कि आपको दक्षिण में जो पूछा गया था। अन्य ऑप्शन में जो चोल,
पल्लव और यादव था। तो पल्लवों की राजधानी जो कांची को अपनी राजधानी बनाया था, जो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण में है। और चोल जिनकी पहली राजधानी उत्तर मन्नलूर थी, बाद में उरेयूर और तंजावुर चोलों की राजधानी बनी, वो भी आपकी तमिलनाडु में है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2019 में ओडिशा में किस गैस कंपनी ने एलपीजी बोटलिंग गैस प्लांट लगाया था? तो ओडिशा में बीपीसीएल कंपनी के द्वारा एलपीजी बोटलिंग गैस प्लांट है वो लगाया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत कब हुई थी? तो पोस्टल इंडेक्स है जो पिन सिस्टम है, पिन कोड है, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। कब हुई थी आपको पूछा गया है? 15 अगस्त 1972 को श्री राम बीकाजी वेलंकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी पिन सिस्टम की, जिसमें 6 डिजिट कोड होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम डिजिट किसको शो करता है, सेकंड, थर्ड, लास्ट वाले डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट जो पिन में रहता है वो इंडिकेट करता है जोन को, सेकंड डिजिट करता है सब जोन को, और थर्ड करता है जो कंबाइन प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही आपस में कंबाइंड जो डिजिट रहते हैं संख्या, वो इंडिकेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जिला रहता है उसका, जोन का। और फाइनल जो 3 अंतिम डिजिट हैं वो इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस को बताता है कौन सा पोस्ट ऑफिस है। आईसीसी टेस्ट मैच भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी हैट्रिक ली है? आईसीसी टेस्ट मैच में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हैट्रिक ली है? तो भारतीय खिलाड़ी में 3 हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में हैट्रिक ली है। हरभजन सिंह ने 2001 में ली थी सबसे पहले, फिर इरफान पठान ने 2006 में ली थी, और जसप्रीत बुमराह तीसरे हैं टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले। अगस्त 2019 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक ली है जसप्रीत बुमराह ने। तो हरभजन सिंह, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह तीनों ने टेस्ट मैच में हैट्रिक ली है। आपको पूछ रहे ओडीआई में भारत ने कितनी हैट्रिक ली है? तो 5 हैट्रिक ली है, जिसमें 2 हैट्रिक है कुलदीप यादव के पास में, फिर चेतन शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद शमी। वैसे यहाँ पर खिलाड़ी तो 4 है, लेकिन कुलदीप यादव की 2 हैट्रिक है। इस प्रकार 5 हैट्रिक भारत की वनडे में है। आपको पूछ ले वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले भारत के एक बॉलर कौन से? तो इंडिया के हैं चेतन शर्मा है, ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप मैचेज में। T20 में एकमात्र हैट्रिक है दीपक चेर के नाम में 2019 में ली थी। रामवीर सिंह खोखर किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो रामवीर सिंह खोखर है कबड्डी। कौन सा स्पोर्ट है रामवीर सिंह खोखर का? तो कबड्डी के ये कोच हैं। 2019 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लेनेट 2006 VP32 का नामकरण किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार के नाम पर किया है? तो ये पंडित जसराज के नाम पर ये जो माइनर प्लेनेट जिसका नाम है 2006 VP32 का नामकरण किया है, PT पंडित जसराज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस ग्रह की खोज है वो 11 नवंबर 2006 को की गई थी, इसलिए इसका नाम है 2006 VP32, जिसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, मौर्य वंश का अंतिम शासक जिनकी उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है। तो ये हो जाएंगे, उनका नाम है बृहद्रथ मौर्य हैं। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं जो कि शतधन्वन के पुत्र हैं। और बृहद्रथ मौर्य का जो शासन काल रहा वो 187 से 180 BC रहा है। मौर्य वंश के प्रथम यहाँ पर कौन है शासक? तो वो है चंद्रगुप्त हैं। 322 से 298 BC तक इनका काल रहा है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। कौन से बल के कारण उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा में चेंजेज होता है? तो बल है दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं में परिवर्तन होता है कोरियोलिस बल के कारण। तो ये कोरियोलिस बल का क्या कारण रहता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये बल उत्पन्न होता है। एक आभासी बल है जो उत्तरी गोलार्ध में जो भी गतिमान चीज है जैसे कि हवाई हो गई तो उनको दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर ये विक्षेपित कर देता है, कोरियोलिस बल है। तो इसी प्रकार ये जो हवाएं हैं सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में मैंने कहा दाहिनी ओर कर देगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं कोरियोलिस बल के कारण। बैथोलित किस प्रकार की चट्टानें हैं? बैथोलित ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। बैथोलित है ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है आग्नेय चट्टान, जो बैथोलित इसका एक उदाहरण हो जाएगा। बैथोलित ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड हो जाएगा। अन्य पिंड जैसे लेखोलित, फेकोलित है, लेपोलित है, ये सभी आग्नेय है। नेक्स्ट में देखिएगा, बाकी आपको आग्नेय चट्टान में उदाहरण में ग्रेनाइट आ जाता है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, डायरोइट है, गैब्रो है, ये सभी आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट में देखिएगा 1986 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? देखिएगा 1986 का पूछा है। 1986 में
एशियन गेम्स में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता है, 5 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया की रैंक रही थी 1986 में 5वीं रैंक रही थी। ये सियोल साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 2018 के एशियाई खेलों में भारत के कितने गोल्ड है। 2018 में 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज है। भारत की रैंक 8वीं रही है और 2018 में इंडोनेशिया में ये स्पोर्ट आयोजित किया गया था। 2022 में नेक्स्ट एशियाई गेम्स हैं, ये होंगजाऊ चाइना में होने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया मीसोफिल सेल्स हैं वो पादप के किस भाग में पाई जाती है। तो मीसोफिल सेल्स है ये पत्ती में पाई जाती है। पादप का भाग है पत्ती, जिसमें मेसोफिल कोशिकाएं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकाश संश्लेषण में। दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया है। तो दिशा एक्ट आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 13 दिसंबर को इसको कानून पास किया है। आंध्र प्रदेश ने दिशा एक्ट है, ये उद्देश्य है महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है, जिसमें 21 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करके फांसी की सजा देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। जो बलात्कार है, तेजाब हमले हैं, इसमें विशेष महत्व दिया गया इन सभी का दिशा एक्ट में। जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन रहा है। तो जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चैंपियन रहा है वो सिंगल्स में एलिना रायबकीना हो जाएगा। डबल्स में नदिया किचेनॉक और सानिया मिर्जा रही हैं। होबार्ट एक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है, ये होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सिटी। तो होबार्ट जो इंटरनेशनल है ये होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और इसमें ये टूर्नामेंट है किसका, कौन से स्पोर्ट का। तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है जो आउटडोर हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो फुटबॉल के एक मैच में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है आर्ची थॉमसन के पास में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 2007 में इन्होंने एक मैच में 13 गोल किए थे आर्ची थॉमसन ने। और फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी है जोसेफ बिक्कॉन, जो भी ऑस्ट्रिया से हैं। टोटल 805 गोल है जो सबसे ज़्यादा है। सेकंड रोमारियो है, 772 गोल हैं। थर्ड पेले हैं। चौथे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके 760 गोल है। तो प्रथम सबसे अधिक गोल है फुटबॉल में, 805 गोल है जोसेफ बिक्कॉन का। और एक मैच की बात करें वो है आर्ची थॉमसन की। आईसीसी ओडीआई में सबसे ज़्यादा औसत रन किस खिलाड़ी के हैं। तो सबसे अधिक औसत रन है रेयान टेन डोसेट इनका नाम है। नीदरलैंड के ये क्रिकेटर हैं। 2006 से 2011 तक के अकॉर्डिंग इनका औसत रन है ओडीआई में 67 का हो जाएगा। और सेकंड है विराट कोहली का औसत एवरेज है 59.33 का। तो प्रथम हो जाएगा रेयान टेन डोसेट का। टेस्ट में सबसे अधिक औसत है डीजी ब्रैडमैन का जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनका एवरेज है टेस्ट में 99.94। गिनी इंडेक्स है, गिनी गुणांक ये क्या है। तो गिनी कॉफिशिएंट का आपको पूछा गया है। तो समाज में व्याप्त जो आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को, कोई गरीब है कोई अमीर है और किसके पास संपत्ति अधिक है, मतलब केंद्रित नहीं, तो ये जो असमान वितरण है संपत्ति का या फिर समाज में जो आय वगैरह अर्निंग है, ये दोस्तों गिनी गुणांक इसका एक आधार माना जाता है। जैसे कि यदि गिनी गुणांक मैं कह दूं कि 0 हो गया, इसका मतलब समाज के सभी व्यक्ति हैं जिनके पास समान आय मानी जाती है, उनके पास संपत्ति है, सभी के पास एक समान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गिनी गुणांक यदि 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, समाज के कुछ वर्ग जो विशेष वर्ग हैं इनके पास ही देश की समस्त आय केंद्रित है। और गिनी गुणांक का मान जितना कम होगा यानी 0 के करीब होगा, इस केस में आर्थिक असमानता उतनी ही कम होगी, यानी जो संपत्ति है वो सभी के पास व्यक्तियों के पास समानता होगी। जितना गिनी गुणांक कम होगा, जितना अधिक होगा मतलब कुछ विशेष व्यक्तियों के पास संपत्ति केंद्रित है। सेंट्रल, ये सवाल पूछा गया, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो CEIR है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। CEIR का उपयोग किया जाता है जो ब्लॉक कर दिए गए हैं IMEI नंबर से। IMEI नंबर का जो डेटाबेस है, जो ब्लैक लिस्ट किए गए हैं हैंडसेट को, कोई भी चोरी हो जाता है मोबाइल डिवाइस वगैरह, उनको बाद में ब्लैक लिस्ट किया जाता है और उनका डाटा रखा जाता है, वो CEIR हो जाएगा। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है जहाँ पर ये डाटाबेस कहलाता है, जो IMEI नंबर्स ब्लैक लिस्ट किए गए इन सभी का डाटाबेस है। अब देखिए IMEI नंबर से बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। जो भी इंस्टॉल चोरी किए गए डिवाइस, मोबाइल डिवाइस वगैरह हैं, उनमें जो CEIR है वो एक डाटाबेस है इन सभी का IMEI नंबर्स का। अगला सवाल लिखिएगा, बम्बू डांस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बांस नृत्य को चेरो नृत्य कहा जाता है, जो मिजोरम में ये डांस किया जाता है, जहाँ से अक्सर सवाल आता है बम्बू डांस किस राज्य का है, मिजोरम का है, जिसे चेरो डांस कहा जाता है। चापचार कूट के अवसर पर, चापचार कूट ये भी एक मिजोरम का त्यौहार हो जाएगा, तो चापचार कूट के अवसर पर ये बम्बू डांस
किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग होता है ग्राफिक टैबलेट पर। किस पर? ग्राफिक टैबलेट पर। ऑप्शन में प्लॉटर भी था, तो प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें चार्ट, ग्राफ, चित्र हैं इत्यादि। ये हार्ड कॉपी के रूप में एक तरीके से ये एक प्रिंटर है। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो भारत में अभी मार्च 2021 तक के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये उल्लेखित है। 566 है वन्यजीव अभयारण्य, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 70वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की कितनी सीट है? तो 70वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्य है 78 वुमेन मेंबर्स है पार्लियामेंट में, संसद लोकसभा में टोटल 78 महिला सदस्य हो जाएगी, जो कि 14% है टोटल हाउस मेंबर्स का। 2019 आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग में 2019 में 48 केजी भार वर्ग में जो महिला ने रजत पदक जीता, इनका नाम है मंजू रानी। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर था? तो ये रशिया में हुआ था, उलान उडे रशिया में अक्टूबर 2019 को हुआ था, जिसमें प्रथम रैंक रशिया की रही थी, 6 मेडल, भारत की 9वीं रैंक रही थी। दलाई लामा भारत किस वर्ष आए थे? तो दलाई लामा आए थे दोस्तों 1959 में। कब आए थे? 31 मार्च 1959 में दलाई लामा वो भारत आए थे। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर जेपी नड्डा कौन से नंबर के बीजेपी अध्यक्ष हैं? तो जेपी नड्डा हैं, ये 11वें प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रथम बीजेपी के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1980 से 86 तक रहे हैं। सेकंड थे लाल कृष्ण आडवाणी। अभी जो जेपी नड्डा है वो बीजेपी के 11वें अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला में स्थित है। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र है, जो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया था, शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर सब जूनियर बॉयज जो अंडर 14 वाली कैटेगरी है, इसमें 2019 की विजेता टीम कौन सी रही है? सुब्रतो कप में अंडर 14 में तो मिजोरम ये टीम है। मिजोरम सैदान सेकेंडरी स्कूल है, जो सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में सब जूनियर कैटेगरी में ये प्रथम स्थान पर रही है टीम, मिजोरम सैदान सेकेंडरी स्कूल। अगला सवाल, सागौन, शीशम, तुन की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में काम आती है, तो ये किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो सागौन, शीशम और तुन की लकड़ी है, ये आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गोवा में शुरू की गई स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट का लाभ किससे मिलेगा? तो स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट का लाभ है ये मिल रहा है गोवा में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो गोवा में महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की जांच करेगी और इनको ये लाभ मिलेगा। जो ब्रेस्ट कैंसर की जांच करेगी, जो गोवा में महिलाएं हैं उन सभी की जांच करेगी, जो आंगनवाड़ी वहाँ की कार्यकर्ता। और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ यहाँ पर गोवा में एक यशस्विनी योजना है वो भी शुरू की गई थी। तो यशस्विनी योजना के तहत तो महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा। तो यशस्विनी योजना में ब्याज मुक्त जो लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, जो महिला स्वयं सहायता समूह है। तो ये भी गोवा के इस योजना भी ये गोवा में शुरुआत की गई थी, लॉन्च की गई थी। तो यशस्विनी योजना और साथ ही साथ यहाँ पर एक और योजना स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट, दोनों ही गोवा में है। और स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट का जो पूछा गया था महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जाँच हेतु। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू थी 41वें कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1925 में हुआ था कानपुर में। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो सरोजिनी नायडू ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, साथ ही साथ 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, 40वां अधिवेशन बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू जी ने 1928 के कोलकाता, 29 के लाहौर, 36 के लखनऊ और 37 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 2 अधिवेशन 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में, एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में हुआ था। जनवरी 2020 में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया था? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को बनाया गया था। ये भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है विराट कोहली को, अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया था रोहित शर्मा ने। तो तृतीय मैच में ये सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली थी। सेकेंड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे लोकेश
राहुल। गोवा में जनवरी 2020 में यशस्विनी योजना, यहाँ पर पूछ भी लिया है, यशस्विनी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए कितने रुपए का जो लोन मुक्त बिना ऋण के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, वो कितने रुपए तक का, तो ये 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगला सवाल दिखेगा, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ किसी अन्य कंप्यूटर को सूचना भेजने व लेने में मदद करता है, तो ये मोडेम मदद करता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा सूचना भेजने में। मोडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। किस अनुच्छेद के तहत जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो केरल सरकार ने सीएए के विरुद्ध में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी वो किस आर्टिकल के तहत लगाई थी, तो अनुच्छेद 131 के तहत ये याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये केरल प्रथम राज्य था जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीईए के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। आर्टिकल 131 के तहत क्या कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिसमें कानून का प्रश्न सम्मिलित हो और जिन पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार हैं उनका अस्तित्व निर्भर करता हो। और ये दोस्तों जो सीएए है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसके तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भारत में आकर रहने वाले कौन से देश के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी न मानकर उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी इन धर्मों को। शिवालिक हिमालय किस श्रेणी में आता है, तो ये आउटर हिमालय की श्रेणी में आता है शिवालिक हिमालय। नेपाल बॉर्डर से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, तो असम नहीं करता है। कौन सा राज्य करता है नेपाल बॉर्डर के साथ, अक्सर यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से पूछा जाता है सवाल। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। और बांग्लादेश के साथ सीमा जो 4156 किलोमीटर है वो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब है। भूटान के साथ असम है, ये भूटान के साथ असम जरूर है। और बांग्लादेश के साथ भी हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ये भूटान के साथ करते हैं। 15 जनवरी 2020 को किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है, तो ये रशिया के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 15 जनवरी 2020 को पद से इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल के साथ ही। और वर्तमान में रशिया की प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन है, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। अगला सवाल लिखेगा, भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया था, तो प्रथम जो भारत का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है वो किसने बनाया है, ये बनाया है दोस्तों समरेंद्र कुमार मित्रा ने, ये 1954 में बनाया था। अगला सवाल लिखेगा, कौन सा मंदिर पंचरत्न मंदिर का उदाहरण है, तो पंचरत्न मंदिर के बहुत से उदाहरण हैं, आप देख सकते हो ये सभी मंदिर हैं, ये पंचरत्न मंदिर के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-47 के दौरान ले जाए गए कार्टोसैट 3 कितने वर्ष तक काम करेगा, तो कार्टोसैट 3 जैसे PSLV C-47 के तहत ये छोड़ा गया था, तो ये कार्टोसैट 3 टोटल 5 वर्षों तक कार्य करेगा। कार्टोसैट 3 से मैपिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, तटीय लैंड यूज है, इन सभी के काम किए जा रहे हैं। अगला सवाल, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ हैं ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो एकमात्र तुक्का थी, इसलिए प्रथम सफलता के बाद आपको विश्राम नहीं करना है, कंटिन्यू जारी रखना संघर्ष। तो ये कथन किसका है, सुविचार है APJ अब्दुल कलाम का। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का प्रथम चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी। संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद हैं इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो आपको 2020 का पता होना चाहिए, ये सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण था रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो सेकेंड एडिशन 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था राणा दास गुप्ता को। वो किस हेतु, 2010 का इनका नोवेल सोलो है उस हेतु ये मिला था। और तीसरा जो एडिशन है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 में दिया गया था, ये दिया गया था राजकुमार कमल झा को, राजकमल झा को 2020 में दिया गया था तीसरा संस्करण, उनकी रचना द सिटी एंड द सी हेतु। अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरा थायराइड ग्रंथि है, तो टोटल 4 पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की है दोस्तों कंट्रोल के साथ में आप यदि
कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट से पहले आप जान सकते हो किस प्रकार का प्रिंट की हार्ड कॉपी आने वाली है, तो प्रिंट प्रीव्यू आपको मॉनिटर में पता चल जाएगा, इस प्रकार प्रिंट आएगा। तो कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट के लिए आप कंट्रोल P कर सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 कर सकते हो। फाइंड के केस में कंट्रोल F है, रिप्लेस में कंट्रोल H है, कॉपी कंट्रोल C, V पेस्ट है, कट करने के लिए कंट्रोल X है, अल्ट प्लस F4 जो भी करंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए, अल्ट टैब है, दो ओपन एप्लीकेशन हैं उनको स्विच करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट की हो जाती हैं। अगला सवाल देखेगा, जूनियर विंबलडन चैंपियन है ये पहले एशियन कौन थे जो कि जूनियर विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं, प्रथम एशियन? तो 1954 में जिनका नाम है रामानाथन कृष्णन है, ये प्रथम एशियाई थे जो कि विंबलडन जूनियर विंबलडन के चैंपियन रहे थे। फर्स्ट जूनियर विंबलडन चैंपियन है ये है, इनका नाम है यंग रामनाथन कृष्णन है 1954 में। सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट के लिए ये जो प्रोग्राम, इसका नाम है तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये प्रोग्राम का नाम है तमन्ना। एनसीईआरटी डेवलप एक तमन्ना, दोनों ही ने, सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट जो 9th और 10th वाले स्टूडेंट के लिए हैं, उनको अपना नेक्स्ट कैरियर सुनने में ये सहायता मिलेगी कि आपके 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा कैरियर है, इनको सुनने में ये तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट के। अगला सवाल, लुप्त प्राय मगरमच्छ हेतु कौन सा उद्यान कहाँ पर है? तो नेशनल चंबल सेंचुरी है लुप्त प्राय मगरमच्छ के लिए, ये चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो वो कौन सी नदी है जो भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से? इस नदी का नाम है दोस्तों ड्रेंगमी छू रिवर है, जो मानस नदी भी कहा जाता है, जो कि भूटान का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ये नदी है भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंटर करती है। अगला सवाल देखिएगा, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करना है? 27 राज्यों में 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य है मिशन इंद्रधनुष 2.0 को। अगला सवाल देखिएगा, सागा दावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में सागा दावा फेस्टिवल है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मानसूनी वन किसे कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है जो उष्ण कटिबंधीय वन है। और अगला सवाल, भगता पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव झारखंड में, भगता पर्व उत्सव है झारखंड में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। भगता पर्व झारखंड का। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है? तो हाल ही में बराक ओबामा को 2009 में दिया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको शांति का नोबेल प्राइज। वैसे इनसे पहले जिम्मी कार्टर को 2002 में दिया गया था, और यहाँ पर वुड्रो विल्सन को भी 1919 में मिल चुका है, और रूजवेल्ट को 1906 में मिल चुका है। और ये रूजवेल्ट हैं, ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, और लेटेस्ट में बराक ओबामा। बिहू त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? महीने का पूछा है तो अप्रैल के मध्य में। असम का त्यौहार है रोंगाली बिहू, ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दो और बिहू है, जो कोंगाली बिहू है अक्टूबर में, और भोगाली बिहू है ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत में 2004 में आई इंडियन ओशियन अर्थक्वेक की तीव्रता क्या थी? 2004 में जो भूकंप आया था इंडियन ओशियन अर्थक्वेक, इसकी तीव्रता थी 9.1 से लेकर 9.3, ये इसकी तीव्रता थी। ये आया था 26 दिसंबर 2004 को सुबह 9:28 जो टाइम है भारतीय समय के अकॉर्डिंग। इसका केंद्र है वो उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के एक उपकेंद्र को माना गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जो कि अंतिम सवाल है वीडियो का। सोहराई फसल नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोहराई भारतीय राज्य झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। तो ये इन सभी राज्यों का प्रमुख उत्सव हो जाएगा सोहराई, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का। इसे पशु उत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।